जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कार्यवाही को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में पिछले क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े और उसके असफलता के क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या निकले, उस सभी के बारे में जो है पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग कुछ और प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और प्रमुख विद्रोह हुए उसके बारे में जो है आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। और ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कर दीजिएगा तो मुझे भी मजा आ जाएगा और आप लोग को भी पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको डेली इसी तरह से जो है वीडियो मिलते रहेंगे। अभी हम लोग जो है आधुनिक इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो है इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रमुख भारतीय विद्रोह को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख भारतीय विद्रोह को जो है ना हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला विद्रोह, इसको एक भाग जन विद्रोह में बांटेंगे, ठीक है, जन विद्रोह। दूसरा जन विद्रोह के बाद हो गया दूसरा को कौन, कृषक विद्रोह। एक कृषक विद्रोह में बांट देते हैं, जन विद्रोह, कृषक विद्रोह। और एक जनजातीय विद्रोह में बांट देते हैं इसको, जनजातीय विद्रोह। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों ने जब 1757 की प्लासी का युद्ध जीता और 1757 से लेकर के भारत में अपने शासन प्रशासन को सुदृढ़ करने का काम किया। तो 1757 से लेकर के जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया और यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन करने लगा, तो अंग्रेजों ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। शोषण करने से उसने किसी के वर्ग को नहीं छोड़ा। जैसे जन विद्रोह, आम मानस को भी उसने शोषण किया, भारत की जनता को भी शोषण किया, आम नागरिक को भी शोषण किया। कृषकों ने, किसानों ने विरोध इसलिए किया कि यहाँ के किसानों को भी उसने शोषण किया। जैसे कि यहाँ के किसान जो है खेती करते थे तो चावल उगाते थे, आलू उगाते थे, मकई उगाते थे, गेहूं की खेती करते थे, है ना। और भारत एक कृषि प्रधान देश रही है शुरू से ही भारत कृषि प्रधान देश रही है। इस वजह से अंग्रेज अपने मुनाफे के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसलिए अंग्रेजों ने किसानों से चावल, गेहूं, आलू की खेती न करवा करके जबरन नील की खेती करवाया, कपास की खेती करवाया, है ना, अफीम की खेती करवाया। और किसानों से रैयतवारी व्यवस्था के तहत, अस्थायी बंदोबस्ती के तहत, इजारेदारी प्रथा के तहत जबरन मतलब दमन पूर्वक जो है टैक्स वसूली करने का भी काम अंग्रेजों ने किसानों के साथ किया। इसलिए अंग्रेजों की इस व्यवस्था से उग्र होकर के, तंग आकर के भारतीय किसानों ने कुछ विद्रोह किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जनजातीय विद्रोह के बारे में समझेंगे। तो जो जनजाति लोग जंगल में रहते थे और जो जनजाति जंगल में रहते थे, तो जंगलों पर जनजातियों का अधिकार हुआ करता था। जनजाति लोग जो है प्राकृतिक तौर पर जो है जंगलों पर अपना अधिकार समझते थे। तो अंग्रेज क्या किया कि एक कानून ला करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उस जनजाति से उस जंगल को छीन लिया, अपने कब्जा में कर लिया। जैसे कि आप मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे। झारखंड का एक संथाल जनजाति है, तो संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब जनजातियों को भी अंग्रेजों ने शोषण किया, जिस वजह से जनजाति ने जो है विद्रोह किया। तो आइए सबसे पहले हम लोग जन विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। जब जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जन विद्रोह जो हुआ था 1757 में, जब प्लासी के युद्ध जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है, तो महज कुछ वर्षों के बाद ही 57 में 10 जोड़िएगा तो 67 हो जाएगा, और 67 में 3 जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा। महज 1770 ईस्वी से लेकर के 1770 ईस्वी के आसपास जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, तो महज
12, 13, 14 साल के बाद ही अपना लक्षण अंग्रेज दिखाना शुरू कर दिया और इसने सबसे पहले सन्यासियों को अपना शिकार बनाया। सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने सन्यासी को शिकार बनाया। किसको? सन्यासी को शिकार बनाया। मतलब जो बंगाल के क्षेत्र के सन्यासी हुआ करते थे, जैसे कि अंग्रेज जो है सबसे पहले बंगाल में ही अपना शासन प्रशासन चलाया था, बंगाल में ही जो है राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था। तो बंगाल के जो सन्यासी हुआ करते थे, सन्यासी कौन? जो साधु संत हुआ करते थे, साधु संत, है ना। सन्यासी को क्या चाहिए? वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच ज्ञान बांटने का काम करते हैं, वो तीर्थ भ्रमण करते हैं, मठ में रहते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सन्यासी को अपना शिकार बनाया और सन्यासी के ऊपर ये तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया और तीर्थ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेज सबसे पहले सन्यासियों को शिकार बनाया और सन्यासी जो तीर्थ यात्रा करते थे उस तीर्थ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। और उसके बाद जो ये मठ में रहते थे, मठ और मंदिर में जो सन्यासी लोग रहते थे, तो उनसे जो है अंग्रेज क्या किया? मठ और मंदिर को छीन लिया। मतलब मठ का जो जमीन हुआ करता था, मतलब अभी भी आप गांव समाज से जुड़े होंगे तो आप ठकुरबाड़ी का नाम सुने होंगे। गांव में मठ होता है, ठकुरबाड़ी होता है। तो उस ठकुरबाड़ी और मठ के अंतर्गत जो है 50-50 बीघा, 100-100 बीघा, 150-150 बीघा जमीन आया करता था। और उस जो जमीन में जो उपज होती थी, उस उपज के माध्यम से जो है सन्यासी लोग अपना जीवन यापन करते थे, है ना। तो उस ठकुरबाड़ी और उस मठ के अंतर्गत आने वाली जो जमीन होती थी, 100 बीघा, 150 बीघा, 50 बीघा, 25 बीघा, ऐसे जो जमीन हुआ करती थी, उस जमीन को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? सन्यासियों से छीन लिया। सन्यासियों से उस जमीन और उस मठ के अंतर्गत जो आने वाली जमीन थी, उस जमीन को छीन लिया और इनके तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त भी कर दिया। ठीक। तो इस चीज से तंग आकर के सन्यासी जो थे वो बंगाल में जो है विद्रोह करना चालू कर दिए। बंगाल के सन्यासियों ने क्या किया? विद्रोह करना जो है साथियों चालू कर दिया। और ये जो सन्यासी विद्रोह जो था अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये सन्यासी विद्रोह जो था ये प्रथम विद्रोह था। ठीक। और सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर आपको विस्तृत से जानकारी चाहिए तो सन्यासी विद्रोह का चर्चा जो है आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का चर्चा कहाँ किया गया है दोस्तों? आनंद मठ में किया गया है। अब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। तो अब आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के रचयिता है और इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। और 1770 से लेकर के लगभग 1820 तक, 1770 से लेकर के लगभग 1820 तक, मतलब मोटा मोटी जो है 50 वर्ष तक सन्यासी विद्रोह चला। 50 वर्ष तक सन्यासी विद्रोह चला। जब लंबा दौर तक सन्यासी विद्रोह चला तो इस लंबे अवधि के दौरान कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया। कई लोगों ने इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि बहुत लंबा दिन तक चला था, लगभग 50 वर्ष तक चला था। और 50 वर्ष के दौरान कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे कि कौन कौन लोग नेतृत्व किए इसका? तो देवी चौधरानी हो गया, देवी चौधरानी के बाद भवानी पाठक, आप ये सब नाम को आप ध्यान में रखेंगे। देवी चौधरानी, भवानी पाठक, मंजूषा और केना सरकार दिरजी नारायण। मंजूषा और केना सरकार दिरजी नारायण। तो ये सब जो 3-4 नाम है इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सन्यासी विद्रोह 40-50 वर्ष तक चला। तो इन सारे लोगों ने, कभी देवी चौधरानी तो कभी भवानी पाठक तो फिर मंजूषा, केना सरकार दिरजी नारायण, ये केना सरकार दिरजी नारायण एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये जो 3-4 नाम है, ये चारों नाम को आप ध्यान में रखेंगे। कहीं पर आपको क्वेश्चन बैंक जब पलट कर आप देखिएगा तो कहीं पर जो है भवानी पाठक मिलेगा, कहीं मंजूषा मिलेगा, कहीं देवी चौधरानी मिलेगा, तो कहीं केना सरकार दिरजी नारायण मिलेगा। तो उस हिसाब से ये चारों ऑप्शन सही है क्योंकि समय अंतराल के अनुसार चारों लोगों ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तो ये चारों नाम जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक। शुरुआत में
जब 1770 से लेकर के 1780 तक, 1770 में ये स्टार्ट हुआ तो 1780 तक, मतलब शुरुआती के जो 10 वर्ष रहा, शुरुआती का जो 10 वर्ष रहा सन्यासी विद्रोह अपने चरम सीमा पर रहा, अपने चरम सीमा पर रहा। ठीक, तो शुरुआती के जो 10 वर्ष रहा अपने चरम सीमा पर रहा, मतलब उग्र रूप से यह विद्रोह फैला। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग्स इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। शुरुआती के 10 वर्ष जब यह सन्यासी विद्रोह अपने चरम सीमा पर था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का जनरल कह लीजिए, वो कौन था? गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और वारेन हेस्टिंग्स दमनात्मक पूर्वक जो है सन्यासी विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद भी लंबे वर्ष तक 30-40 साल तक जो है सन्यासी विद्रोह छिटपुट तरीके से चलते रहे, और देवी चौधरानी, भवानी पाठक, मंजूषा इत्यादि लोगों ने इसका नेतृत्व समय समय पर क्या रहा? करते रहा। ठीक, तो ये था साथियों आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, अब अगला विद्रोह को देखते हैं। ये सब विद्रोह जो है साथियों अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन देश के कई क्षेत्रों में जो है ये सब छोटे छोटे विद्रोह भी हुए थे, जिसको जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। और ये जो सन्यासी विद्रोह था जन विद्रोह था। उसके बाद एक और जन विद्रोह हुआ जिसका नाम था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो है साथियों ये असम में हुआ था। ये भी जन विद्रोह था, और ये कहां हुआ था? असम में हुआ था। और अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, तो नेतृत्वकर्ता का नाम था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर को भी आप ध्यान में रखेंगे। मतलब खासकर आपको कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, जो विद्रोह हुआ वो कौन क्षेत्र में हुआ और उसका नेतृत्व कौन किया, इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। तो गोमधर कुंवर साथियों असम में हुआ था, असम में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर किया था। अब अहोम विद्रोह हुआ क्यों था? अहोम विद्रोह होने के पीछे का कारण क्या था? तो इस कारण को भी जान लेंगे तो आपको याद रहेगा आसानी से। तो अगर इसके कारण को आप जानेंगे तो 1823 से 28 तक, 1823 से 28 तक जब आपको भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ा रहे थे, तो 1823 से 28 तक जो है साथियों लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल रहता है। इस चीज को आप गौर से सुनेंगे। 1823 से 28 तक लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल रहता है, और 28 से 35 तक जो है 1828 से 35 तक फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल आता है। ठीक, तो 1823 से 28 तक एमहर्स्ट का शासनकाल रहता है। तो इसी के शासनकाल में 1823 से 28 के दौरान ही 1824 से 26, 1824-26 के आसपास क्या होता है साथियों? आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1824-26 में। क्या होता है? एमहर्स्ट के शासनकाल में 1824-26 में क्या होता है? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। ये जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था ये प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। जब एमहर्स्ट के शासनकाल में 1824-26 के आसपास प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, उस युद्ध को अंग्रेज जीत लेता है, और उस युद्ध को अंग्रेज जीत करके बर्मा को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, बर्मा को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और वहीं आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाए थे, तो फिर जब भारत शासन अधिनियम 1935 जब बन करके आता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। तो आपको दोनों चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि बर्मा को जो है 1824 से 26 के आसपास में लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बर्मा को जीत करके अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। ठीक, जब बर्मा को अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, उसके बाद असम का जब क्षेत्र आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर जब आप भारत के नक्शा के बारे में जब आप देखेंगे, तो यहाँ आसपास में है असम। यहाँ जो है आपको आसपास में असम मिलेगा। जब भारत के नक्शा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा असम, असम मिलेगा। असम भारत के पूर्वी हिस्सा है, पूर्वोत्तर में पड़ता है ना। तो और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बर्मा। जब भारत के पूर्वी हिस्सा से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बर्मा। तो जब भारत ने अंग्रेजों ने बर्मा को जीत करके अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, तो असम के उत्तरी हिस्सा पर, असम के उत्तरी भूभाग पर, जो असम का जो उत्तरी भूभाग था, इस पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया।
असम के उत्तरी जब कोई भी मैप को लेते हैं तो उसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, नीचे वाला दक्षिण कहलाता है। तो असम का जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी भूभाग था, उस पर अंग्रेजों ने अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो असम का जो उत्तरी हिस्सा था उस पर अहोम वंश का शासन था। असम के उत्तरी हिस्सा पर किसका शासन था, अहोम वंश का शासन था। आप समझ गए यहां तक, असम के उत्तरी हिस्सा पर जो है अहोम वंश का शासन था। और असम के उत्तरी हिस्सा को जैसे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अहोम वंश के शासकों ने अहोम विद्रोह किया। और इस अहोम विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, गोमधर कुंवर किया था। आपको समझ में आ गया क्यों हुआ था? तो यह था साथियों अहोम विद्रोह के बारे में। ठीक, फिर 1833 के आसपास, क्योंकि अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चला था, 1828 से लेकर के 1833 तक चला था। ठीक, तो होता क्या है, 1828 से 1833 तक अहोम विद्रोह चलता है। तो ये विद्रोह चल ही रहा होता है तो अंग्रेज क्या करता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए गोमधर कुंवर को क्या करता है, इसका नेतृत्व तो गोमधर कुंवर करता है। अभी भी आप देखते होंगे जब कोई आंदोलन होता है, जैसे कि छात्र आंदोलन वगैरह हो गया या किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है, तो पुलिस सबसे पहले उसके नेतृत्वकर्ता को पकड़ने का कोशिश करती है। जब उसके नेतृत्वकर्ता को पकड़ लेती है तो वहां से आंदोलन अंग भंग हो जाता है। तो पुलिस क्या की, अंग्रेज क्या किया, गोमधर कुंवर को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और गोमधर कुंवर को पकड़ करके जेल में भेज दिया। गोमधर कुंवर को पकड़ करके जेल में भेज दिया। वहां से जो है आंदोलन थोड़ा सुसुप्त पड़ गया। फिर असम के लोगों ने, अहोम विद्रोह से जुड़े लोगों ने 1833 के आसपास फिर से नेतृत्व करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वो नेतृत्व करने का प्लान बना ही रहा था और अंग्रेजों को पता चला कि अहोम विद्रोह को जो है फिर से इस विद्रोह को जो है दिशा देने का प्लान किया जा रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, असम के उत्तरी हिस्सा को जिस पर कब्जा किया था उसको जो है अहोम का उस समय शासक रहता है पुरंदर सिंह को क्या करता है, असम को अंग्रेज सौंप देता है चुपचाप, जिस वजह से अहोम विद्रोह जो है दब जाता है, खत्म हो जाता है। तो साथियों ये था अहोम विद्रोह के बारे में कहानी। ठीक, तो अहोम विद्रोह के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे कि अहोम विद्रोह असम में हुआ था और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर किया था। इतना जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं, समझ में गए होंगे, आगे देखते हैं। अहोम विद्रोह के बाद अगला विद्रोह, ये सब विद्रोह साथियों अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, है ना। अहोम विद्रोह के बाद जो अगला विद्रोह था दोस्तों वो था कितुर चेन्नम्मा विद्रोह। ये भी जो है जन विद्रोह था, कितुर चेन्नम्मा विद्रोह। अब कितुर चेन्नम्मा विद्रोह के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका जो नेतृत्व रानी चेन्नम्मा और रायन्ना, इसका जो है नेतृत्व किया था कौन, तो इसका जो है दोस्तों नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा। और रानी चेन्नम्मा का एक वायसराय था, गवर्नर था। रानी चेन्नम्मा का गवर्नर रायन्ना। तो कितुर चेन्नम्मा का नेतृत्व सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि कितुर चेन्नम्मा का नेतृत्व की थी रानी चेन्नम्मा की थी और उसका गवर्नर था जिसका नाम था रायन्ना। ये दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व किया। ठीक, और ये हुआ था कितुर चेन्नम्मा विद्रोह साथियों कर्नाटक में। ये तो आपको हर हाल में याद रखना है। ये जो पॉइंट हमने आपको यहाँ लिखा कि कितुर चेन्नम्मा विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा और रायन्ना ने किया था और ये कर्नाटक में हुआ था, इस चीज को तो आपको हर हाल में याद रखना है। अब देखिए कि इसका कारण क्या था, ये विद्रोह हुआ क्यों था। तो ये विद्रोह होने के पीछे कारण ये था कि कितुर का राजा था जिसका नाम था मल्ला सरजा। क्या नाम था उसका, मल्ला सरजा। कितुर के जो राजा था, ये कितुर का राजा जिसका नाम था दोस्तों मल्ला सरजा। कितुर के राजा का नाम रहता है मल्ला सरजा और मल्ला सरजा के पत्नी का ही नाम रानी चेन्नम्मा रहता है, ये वहां की महारानी रहती है। यहां तक समझ गए। जब मल्ला सरजा का निधन हो जाता है, तब यहाँ का, कहाँ का, कर्नाटक का राजा इसका पुत्र बनता है। जब मल्ला सरजा का निधन हो जाता है तब
कर्नाटक का राजा मल्ला सर्जा का पुत्र बनता है, लेकिन किसी कारणवश मल्ला सर्जा के पुत्र का भी निधन हो जाता है। जब मल्ला सर्जा का भी निधन हो गया, उसके पुत्र का भी निधन हो गया, तब रानी चेन्नम्मा क्या की, रानी चेन्नम्मा क्या की, एक पुत्र को गोद ले ली। एक पुत्र को क्या ले ली, गोद ले ली, क्योंकि इसके हाथ से पति भी निकल चुका था और इसका जो एक पुत्र था वो भी बेचारा स्वर्ग सिधार गया था। तो अब क्या कि एक पुत्र गोद ले ली, और जिस पुत्र को गोद ली उसका नाम था शिवाबप्पा। क्या नाम था, शिवाबप्पा करके इसका नाम है। नाम भी इसका अजीब टाइप से न रहता है, सॉरी शिवालिंगप्पा नाम है, शिवालिंगप्पा, 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 गलती लिखा गया ना, अब सही हुआ, शिवालिंगप्पा। रानी चेन्नम्मा क्या करती है कि एक पुत्र को गोद ले लेती है और जिसका नाम रहता है शिवालिंगप्पा। शिवालिंगप्पा को ये कर्नाटक के राजा बना देती है, कर्नाटक के राजा बना देती थी, कर्नाटक के राजा बना देती है। जब शिवालिंगप्पा कर्नाटक का राजा बनता है और यह बात जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चलता है कि जो कर्नाटक का राजा था मल्ला सर्जा, उसका निधन हो गया, उसके पुत्र का भी निधन हो गया, और यहाँ का जो राजा शिवालिंगप्पा बना है, शिवालिंगप्पा, यह जो है गोद लिया हुआ पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। ये रानी चेन्नम्मा का वास्तविक पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ पुत्र है। तो अंग्रेज जो है शिवालिंगप्पा को राजा मानने से मना कर देता है, राजा मानने से इनकार कर देता है, और रानी चेन्नम्मा से कर्नाटक छीन करके कर्नाटक पर अंग्रेज क्या करता है दोस्तों, अपना कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और जब कर्नाटक पर अंग्रेज कब्जा कर लेता है तब जाकर के कितूर चेन्नम्मा जो थी, मतलब ये जो रानी चेन्नम्मा थी वो और उसका जो गवर्नर रायन्ना था, दोनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ कितूर चेन्नम्मा विद्रोह का आगाज करती है। ठीक, उसके बाद होता क्या है, हाँ, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह हो गया। इसमें आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि ये जो विद्रोह हुआ था 1824 से 1829 के आसपास तक चला था, 1824 से 1829 तक चला था। इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि 1848 में जब डलहौजी का शासनकाल आता है, जब डलहौजी जो है भारत के वायसराय के पद पर डलहौजी आता है और डलहौजी का शासनकाल आता है, तो डलहौजी के शासनकाल में ही 1848 में राज्य हड़प नीति का सिद्धांत दिया जाता है। राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा है ना, या व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत। तो राज्य हड़प नीति या व्यापगत का सिद्धांत क्या होता था, किसी राजे महाराजे को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो गोद लिए हुए पुत्र को राजा मानने से अंग्रेज नकार देता था और उसके बाद उस राजा के साम्राज्य को अंग्रेज जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। तो भले ही गोद निषेध प्रथा या व्यापगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति जो है डलहौजी के समय 1848 में अस्तित्व में आया, लेकिन 1848 से पहले ही 1829 के आसपास जो है गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति के तहत रानी चेन्नम्मा से कर्नाटक को छीन करके अंग्रेज जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न संभवतः बन सकते हैं, क्योंकि राज्य हड़प नीति जो 1848 में अस्तित्व में आया और 1848 से पहले ही जो है कर्नाटक को जो है मतलब रानी चेन्नम्मा के जो साम्राज्य था कर्नाटक, उसको जो है अंग्रेज गोद निषेध प्रथा के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तो दोस्तों ये था याद रखने योग्य बात है। ठीक, कितूर चेन्नम्मा समझ गए। कितूर जो था ना, कितूर एक चीज भूल गया, कितूर कर्नाटक का ही एक क्षेत्र था, कितूर जो है कर्नाटक का ही क्षेत्र था। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कितूर कर्नाटक का ही क्या था, क्षेत्र था। चलिए कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के बारे में जाने के, ये भी था साथियों जन विद्रोह ही था, ये भी जन विद्रोह था कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। इसके बाद आइए देखते हैं गडकरी विद्रोह, चौथा नंबर पे है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह ये भी जो है अपने आप में जन विद्रोही ही है, गडकरी विद्रोह भी जन विद्रोही है। जैसे कि अभी नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये गडकरी विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र में हुआ था। तो गडकरी विद्रोह को आप ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ था और इसका जो है नेतृत्व किया था दाजी कृष्ण पंडित।
इसका जो है नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व कौन किया था? तो दाजी कृष्ण पंडित, दाजी कृष्ण पंडित। तो आप ध्यान में रखेंगे कि गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता दाजी कृष्ण पंडित थे। और वहीं गडकरी विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। ठीक, अब ये विद्रोह हुआ क्यों? तो अब विद्रोह जो हुआ क्यों उसके बारे में जान लेते हैं। और ये गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। इसमें याद रहे चाहे न रहे, लेकिन नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र जरूर याद रहना चाहिए। तो गडकरी विद्रोह होने का जो कारण था, जो गडकरी जो लोग थे ना, गडकरी लोग, कारण को समझिए, जो गडकरी लोग जो थे वो मराठा के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। मराठा के क्या हुआ करते थे? वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे, वंशानुगत सैनिक। फिर से समझिए, गडकरी लोग मराठा के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे और मराठों के तरफ से युद्ध लड़ते थे, है ना। एक मराठों को सहयोग देने वाला पिंडारियो था और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था। वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था पिंडारियों का दमन। दोनों अलग अलग है। ठीक, तो उसी तरीका से जो है गडकरी लोग मराठा के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। जब मराठा का अस्तित्व खत्म हो जाता है 1818 के आसपास, जब मराठा का अस्तित्व जो है 1818 के आसपास जो है मराठा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो मराठा का जो वंशानुगत सैनिक हुआ करता था गडकरी लोग, तो अपने सैनिकों को जो है मराठा कुछ विशेषाधिकार दे रखा था, कुछ विशेषाधिकार दे रखा था। कहने का मतलब जो गडकरी परिवार के लोग होते थे वो वंशानुगत रूप से, मतलब किसी का दादाजी थे उसके सेना में, फिर उसका पुत्र हुआ वो उसके सेना में गया, फिर उसका पुत्र हुआ वो उसके सेना में गया। तो वंशानुगत रूप से जब किसी का सेवा कर रहा है तो उसके लिए तो कोई ना कोई अधिकार चाहिए ही चाहिए। तो वही मराठा जो है गडकरी को विशेषाधिकार दे रखा था, कुछ जो है विशेषाधिकार दे रखा था। और जब 1818 में मराठा का अस्तित्व समाप्त होता है तो अंग्रेज क्या करता है, उस गडकरी समाज के लोगों से वो अधिकार छीन लेता है। अंग्रेज उस गडकरी समाज से वो अधिकार छीन लेता है जो अधिकार मराठों ने दे रखा था। तो इस चीज को लेकर के गडकरी समाज के लोग गडकरी विद्रोह किए और ये जो विद्रोह हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ और इसका नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित किए। ठीक, तो आपको इतना चीज गडकरी विद्रोह के बारे में याद रहना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। गडकरी विद्रोह समझ गए, अब आगे देखते हैं। हैराजी विद्रोह, हैराजी विद्रोह, हैराजी विद्रोह। ठीक, हैराजी विद्रोह, हैराजी विद्रोह क्या था, ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में, है ना। इससे पहले बताया गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, हैराजी कहां हुआ? बंगाल में। आपको क्षेत्र हर हाल में याद रहना चाहिए। इसका नेतृत्व किया था हाजी शरियतुल्लाह। इसका जो है नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? इसका नेतृत्व करता था हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। और हाजी शरियतुल्लाह का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद मोहसिन या मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन। और मोहम्मद मोहसिन को इतिहास में दादू मियां के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मोहसिन को इतिहास में किस चीज से नाम से जानते हैं? तो दादू मियां के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फैराजी आंदोलन के बारे में आप इतना चीज याद रखिए कि फैराजी आंदोलन हुआ था कहां? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियां थी। ये दोनों जो है पिता पुत्र था, बाप बेटा था, दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो फैराजी विद्रोह का जो है उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को बाहर करना। सबसे पहला उद्देश्य था इसको अंग्रेजों को खदेड़ करके भारत से बाहर कर देना है। ठीक, अंग्रेजों को खदेड़ करके कहां कर देना है? भारत से बाहर कर देना है। उसके बाद भारत में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, भारत में सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है भारत में क्या लाना था? परिवर्तन लाना था, परिवर्तन लाना था। और फैराजी आंदोलन का या फैराजी विद्रोह का एक और इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों को समाप्त करना था। फैली कुरीतियां मतलब इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी, इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियां को समाप्त करना था और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में जो है परिवर्तन लाना था।
और अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर करना था। तो ये सब उद्देश्य था फैराजी विद्रोह का। और जब फैराजी विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया तो फैराजी विद्रोह से जुड़े हुए लोग जो है बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। बहावी आंदोलन, जब आप इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको बहावी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। तो फैराजी विद्रोह से जुड़े हुए जो लोग थे, जब अंग्रेजों ने फैराजी विद्रोह को दबा दिया तो फैराजी विद्रोह से जुड़े हुए लोग बहावी आंदोलन में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। ठीक, और इस विद्रोह को 1857 में दबाया गया था। ठीक है, इतना चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं, फैराजी विद्रोह समझ गए, अब अगला विद्रोह देखते हैं। ये सब जो विद्रोह है दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछे गए। अब अगला जो विद्रोह है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो है दोस्तों ये हुआ था उड़ीसा में। पाइक विद्रोह कहां हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। स्थान तो आपको हर हाल में याद रखना होगा, उड़ीसा में। और इसका जो नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु विद्याधर। पाइक विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन किया था, तो इसका जो है नेतृत्व करता थे, उसका नाम था क्या बोले अभी, बक्सी जगबंधु विद्याधर है ना, विद्याधर। पाइक विद्रोह के नेतृत्व करता थे बक्सी जगबंधु विद्याधर। ये तीनों जो एक ही व्यक्ति का नाम, अलग अलग नहीं सोचिएगा। बक्सी जगबंधु विद्याधर, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था बक्सी जगबंधु विद्याधर। और ये उड़ीसा में हुआ था। तो ये उड़ीसा में क्यों हुआ, तो यहाँ के जो पाइक समुदाय के लोग थे, इसको अंग्रेजों ने अधिक से अधिक शोषण किया, इसको भी अंग्रेजों ने शोषण किया। और यहाँ पर अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, नमक पर कर लगा दिया था, है ना। और ये लोग, आप जानते हैं कि उड़ीसा समुद्र के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो उड़ीसा में जो है ये लोग, पाइक समुदाय के लोग, समुद्र के पानी से नमक बनाते थे। तो अंग्रेजों ने समुद्र के पानी से, मतलब समुद्र के जल से जो नमक बनाते थे, समुद्र के जल से जो ये लोग नमक बनाते थे, उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। एक तो अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगा दिया, और जो ये लोग समुद्र के जल से नमक बना करके अपना जीवन यापन करते थे, तो इस चीज पर भी जो है अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, जिस वजह से पाइक समुदाय के लोग उड़ीसा में पाइक विद्रोह किए और इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया। तो साथियों, ये सब था जन विद्रोह, जो हमने आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया। सन्यासी विद्रोह के बाद अहोम विद्रोह के बारे में बताया। अहोम के बाद फैराजी आंदोलन के बारे में बताया। फैराजी के बाद जो है हमने आपको पाइक विद्रोह के बारे में बताया, है ना। तो ये सब जो 5-6 विद्रोह के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की, ये सबके सब जन विद्रोह था। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज जन विद्रोह से जो हमें महत्वपूर्ण 5-6 विद्रोह लगा उसको हमने बता दिया। ऐसे तो कई एक सारे विद्रोह है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें महत्वपूर्ण लगा वो हमने आपके साथ चर्चा की। और कल की क्लास में हम लोग कृषक विद्रोह और जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुझे सपोर्ट की उम्मीद है, आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे और हम आप ही के बीच के छात्र हैं, हम भी आप ही के बीच से हैं। ठीक, तो आप जो है हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।